दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पे। आशा करूँगा कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आम इंसान की संभावनाएं उस महान सागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, लेकिन उस नए महाद्वीप की तरह है दोस्तों। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के भी कई अपार संभावनाएं होंगे, लेकिन उस नए महाद्वीप की तरह। लेकिन संभावनाएं अनंत होती है, तो आप लक्ष्य को भी आप अनंत न मत बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर निरंतर अभ्यास करिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूंगा कि आप लोग सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाकर के आधुनिक इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए, चाहे सेंट्रल के कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहो, तो उसके लिए सफिशेंट है। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स बी स्टार्ट आज का टॉपिक, शाहजहां के गढ़वाल आक्रमण। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप मेरे साथ पढ़े होंगे कि आखिर महपति शाह कौन था। इस महपति शाह से पृथ्वीपति शाह कौन था। पृथ्वीपति शाह के बाद माँ रानी कर्णावती कौन थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, उसी के समय पे आपका शाहजहां ने गढ़वाल अभियान किया था। बोले तो गढ़वाल अभियान किया था उन्होंने, 2 अभियान किया था गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे अभियान किया था मैंने आपको 2 कहानियां बता दी है। ठीक है, एक तो शाहजहां ने क्या किया था, पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण भेजा था, वहां पर महपति शाह नहीं गया था। दूसरा, पृथ्वीपति शाह ने शाहजहां के जो राजदूत को भेजा था उसका भी अनादर किया था। ठीक है दोस्तों, तो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण 1635 में किया था शाहजहां ने गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों सॉरी। अब देखिएगा, इसके बाद आखिर शाहजहां ने जब 1635 में गढ़वाल अभियान किया, उस टाइम पीरियड पर इन्होंने नवाजत खां के नेतृत्व में पहला गढ़वाल अभियान किया था। किसके नेतृत्व में? नवाजत खां के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन था? ये आपका शाहजहां का सेनापति था। लेकिन यहाँ की भी तो एक महान वीर रानी थी, जिसे आप रानी कर्णावती नाम से जानते हैं दोस्तों। माँ रानी कर्णावती ने इस नवाजत खां के नाक में दम किया। ठीक है दोस्तों, बोले तो इसकी मुश्किलें बहुत बढ़ा दी और नवाजत खां के कई सैनिकों के नाक काट दिए और अंततोगत्य नवाजत खां यहाँ से पराजित होकर के दिल्ली वापस चले जाता है। बताया जाता है कि इसके बाद नवाजत खां को शाहजहां ने जिंदा लटका दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया था? जिंदा लटका दिया था। ठीक, अच्छा, दूसरा अभियान कब किया दोस्तों? सन 1655 में, 1654 और 55 में इन्होंने दूसरा गढ़वाल अभियान किया था। ठीक, ये जो अभियान किया था खलीतुल्लाह के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। यहाँ पर खलीतुल्लाह की मदद की थी एक तो सिरमौर शासक, बोले तो हिमाचल प्रदेश का शासक, साथ में आपका चंद वंश का शासक बाज बहादुर चंद, बोले तो बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने इस खलीतुल्लाह, बोले तो शाहजहां के युद्ध अभियान में क्या किया था दोस्तों? मदद किया था। क्या किया था? मदद। ठीक है, क्योंकि चंद वंश का आपका मुगलों से अच्छा संबंध था। कैसा संबंध था दोस्तों? बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि खलीतुल्लाह ने आपका देहरादून में कुछ जगह पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया इस समय पर, और लेकिन बाद में ये देहरादून छीन गया उससे। ठीक है, बोले तो बाद में पराजित हो गया। ठीक, पृथ्वीपति शाह इस युद्ध, मतलब बोले तो पृथ्वीपति शाह के समय पे 2 आक्रमण हुए। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों सर कह सकते हो आपको पराजय ही हुए थे। ठीक, तो इसके बाद आप पढ़ेंगे टॉप हेडिंग फतेहपति शाह 48वें नंबर का शासक दोस्तों। सन 1664 से सन 1716 तक इनका टाइम पीरियड है। 1664 और 1716 तक आपका फतेहपति शाह का टाइम पीरियड मिलेगा। अच्छा अब देखिएगा दोस्तों, इस पर आपको क्या पढ़ना है, इस पर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ये फतेहपति शाह जब राजा बनता है ना, तो इसके काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल कहा है। कैसा काल कहा है दोस्तों? स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल इसलिए कहा है क्योंकि इसने बहुत काम किए होते हैं दोस्तों। और साथ में आपको एक बात याद रखना है कि फतेहपति शाह के समय पे लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। तो ये सवाल यूके ट्रिपल एस सी कई बार पूछ चुका है कि किस पंवार वंश के शासन के काल में लोग घरों में चाबियां नहीं लगाते थे। तो फतेहपति शाह के शासन काल में, मतलब उनका शासन इतना अच्छा और प्रशासन इतना अच्छा चलता था। ठीक है दोस्तों, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? गढ़वाल का शिवाजी या छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानते थे। ये किसको मानते थे? जो पेशवा शिवाजी थे मराठे, तो इनको ये क्या मानते थे? शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। इसीलिए तो इसका गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी की भांति घोड़े पर विराजमान। किस पर विराजमान दोस्तों? घोड़े पर विराजमान। क्या मिलता है इनका? आपका एक स्मृति चिन्ह, मतलब बोले तो एक स्मारक मिलता है दोस्तों। ठीक है, और इसने गढ़वाल को एक ऊंचाई पर लिया इस समय पर। मतलब ये थोड़ा सा टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया दोस्तों। मतलब गढ़ राज्य के गौरव को कहाँ पहुँचाया? ऊंचाई पर पहुँचाया। ठीक है दोस्तों, इतिहासकारों ने गढ़ राज्य को स्वर्ण युग कहा इसके समय पे, और शांति और सुरक्षा का काल भी कहा। ठीक, मैंने बोला ताला नहीं लगाते हैं। ठीक, अजयपाल, मानशाह और फतेहपति शाह, ये तीनों बहुत महान शासक हुए हैं गढ़वाल पंवार वंश में। ठीक, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये सब चीज में मूर्धन्य थे। साहित्य में भी मूर्धन्य थे, और लड़ाई में भी बहुत मूर्धन्य थे, और ये कला प्रेमी भी था, और आपको एक उदारवादी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति रहा है, और ये युद्ध में बहुत निपुण था। इसलिए शिवाजी और गुरु गोविंद की भांति एक घोड़े पर बैठा हुआ इनका चित्रण मिलता है दोस्तों गढ़वाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले 2022 के एग्जाम के लिए देखेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये भी असल में इसकी अल्पायु में ही इसको राज पर बिठा दिया था। ठीक है दोस्तों, राज्यभार सौंप दिया गया था, तो इनका संरक्षिका बनी राजमाता कटौची। अब आपको याद रखना है कि पृथ्वीपति शाह के संरक्षिका कौन थे? रानी कर्णावती। और फतेहपति शाह के कौन थे? राजमाता कटौची। क्योंकि इसको मिलान करिए में पूछा जाता है। क्या? मिलान करिए, A B C D करके, 1 2 3 4 4 3 2 1 करके। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम जल्द ही करेंगे। ठीक, क्योंकि टॉपिक समाप्त होते ही हम बार बार क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सम्राट गुप्त तथा सम्राट चंद्रगुप्त की भांति सॉरी दोस्तों, विक्रमादित्य की भांति इसके दरबार में भी 9 रत्न थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया, पंवार वंश के किस शासक के दरबार में 9 रत्न हुए? आपके फतेहपति शाह के। ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में भी कितने रत्न थे बच्चों? 9 रत्न थे। ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं आपको याद रखने हैं, उनके लेखकों के नाम। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जिन्होंने लिखा है? श्री जयशंकर जी ने। ठीक है, श्री जयशंकर जी ने क्या लिखे हैं? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। दूसरा सिर्फ फतेह शाह लिखा है रत्न कवि छेमराम ने। ठीक है दोस्तों, फतेह शाह किसने लिखी है? रत्न कवि छेमराम ने। वहीं फतेह प्रकाश किसने लिखी है? रत्न कवि इसी ने लिखे हैं। ठीक है, वित्त विचार किसने लिखे हैं? कविराज सुखदेव मिश्र ने। किसने लिखे हैं? कविराज सुखदेव मिश्र ने आपका वित्त विचार लिखा है। वृत्त कौमुदी किसने लिखी है? मतीराम की ये कृति है। किसकी है? मतीराम की वृत्त कौमुदी एक कृति है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है मंगत राम तैमूर या तैमूर फतेह शाह का राज चित्रकार था। बोले तो मंगत राम सवाल पूछा जा सकता है कि मंगत राम तैमूर, या कहीं कहीं पर आपको तैमूर मिलेगा, तैमूर, तो कहीं पर ये आपको मिलेगा तैमूर, मतलब बोले तो तैमूर। ये मंगत राम तैमूर कौन था दोस्तों? फतेह शाह का
राज्य चित्रकार था। कौन था? राज्य चित्रकार। पूछा जा सकता है फतेहपति शाह के राज्य चित्रकार कौन थे? तैमूर। ठीक है, इस समय पर अब हम पढ़ेंगे दोस्तों समकालीन। एक हम पढ़ते हैं मुगलों के समकालीन। किसके समकालीन पढ़ते हैं दोस्तों? मुगलों के समकालीन। एक पढ़ते हैं हम चंदों के समकालीन। अब देखेंगे आखिर मुगलों जो उन दिनों फतेहपति शाह के समकालीन या किस मुगल बादशाह के समकालीन फतेहपति शाह हुए हैं, तो उनका नाम है औरंगजेब। उनका नाम क्या था दोस्तों? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, और वहीं आपका चंद शासक कौन कौन हुए हैं? यहाँ पर 3 चंद शासक हुए हैं। पहले का नाम आपको याद रखना है ज्ञानचंद, और दूसरे का नाम आपको याद रखना है उद्योतचंद। ठीक है, और तीसरे का नाम आपको याद रखना है जगतचंद। ठीक है मित्रों, एक तो हो गया ज्ञानचंद, उद्योतचंद, जगतचंद। ठीक है मित्रों, ये 3 चंद वंश के समकालीन हुए हैं फतेहपति शाह और औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, अब इसके समय में आपके गुरु रामराय जी देहरादून आए थे। कौन आए थे? गुरु रामराय जी आपके गढ़वाल आए थे 1699 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गुरु रामराय देहरादून कब आए? 1699 में। ये सवाल यूके ट्रिपल एस से कई बार पूछ चुका है। और इसने जो फतेहपति शाह है ना, इसने गुरु रामराय को क्या दिया बच्चों? आश्रय दिया। क्या दिया? आश्रय दिया। और दून में एक गुरुद्वार या गुरुद्वारा बनाने की क्या दी? इजाजत दी। ठीक है, कहाँ? गुरुद्वार बनाने की इजाजत कहाँ दिया? दून बोले तो देहरादून जिले में। और कब आए थे? 1699 में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1699 में आए थे। हाँ, अब निर्माण के लिए इसने 3 गांव दिए, 3 गांव दान दिए। कौन से? एक तो राजपुर, खुरबुरा और चामासारी। ये तीनों गांव आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, एक तो राजपुर गांव दिया, एक खुरबुरा गांव दिया, एक चामासारी गांव दिया। ठीक है, ये तीनों गांव देहरादून में दान दिए फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फतेहपति शाह का युद्ध अभियान। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप फतेहपति शाह के युद्ध अभियान। दापा पर इसने सफल विजय अभियान किया। ठीक है दोस्तों, वही दापा जिस पर सबसे पहले विजयपाल ने आक्रमण किया था, जो 41वें नंबर का शासक हुआ करता था। दापा पर सफल आक्रमण किया और विजय किया। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों दूधातोली का युद्ध हुआ था। इसके समय में आपको लगाना है इम्पोर्टेंट। दूधातोली का युद्ध हुआ था फतेहपति शाह के समय पे। किस किस के मध्य? ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य। ठीक है, किस किस के मध्य? ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य आपका दोस्तों दूधातोली का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर कि बैजनाथ बागेश्वर सन 1710 में विजित किया और कत्यूरी पट्टी गरसार गांव को भी इसने जीता। आज भी कत्यूरी पट्टी ये गरसार गांव जो जीता था ना, उसके बाद इसने इस गांव की जितने भी राजस्व आते थे इसने बद्रीनाथ मंदिर को दान किया। किस मंदिर को दान किया? बद्रीनाथ। आज तक बद्रीनाथ मंदिर के लिए यहाँ से क्या जाता है, मतलब कुछ दान जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये गांव कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, हमारे एक बहुत अच्छे लेखक हुए GRC विलियम ने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी लिखी है? GRC विलियम की। इसमें इन्होंने फतेहपति शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था ऐसा बताते हैं। साथ में दरोरा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया था, ऐसा कौन कहते हैं? GR विलियम अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून में। ठीक, फतेहपुर नगर किसने बसाया? फतेहपुर नामक नगर आपका फतेहपति शाह ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक नोट डाउन आपको लगाना है कि सन 1685 के आसपास सिरमौर राज्य, ये हिमाचल प्रदेश है, हाँ, यहाँ पर आक्रमण कर इन्होंने बैराड़गढ़ तथा कालसी गढ़ छीन लिया वहां से। ठीक है,
और पांवटा तथा जौनसारी क्षेत्र को भी इसने क्या किया बच्चों, जीत लिया दोस्तों। ठीक है, पहले तो इसने सिरमौर पर आक्रमण किया और बैरागढ़ और कालसी को भी जीता, फिर पांवटा को भी जीता और जौनसारी क्षेत्र को भी क्या किया दोस्तों, इसने जीत लिया। अब सिरमौर शासक यहाँ के हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब देखिए सिरमौर शासक के साथ फतेहपति शाह का नहीं बनता था। ठीक है, क्या नहीं होता था, इन दोनों की नहीं बनती थी। अब देखिएगा, अब सिखों के साथ, किसके साथ, सिखों के साथ पंवार वंश का अच्छा संबंध था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये सिरमौर का राजा था ना, सिरमौर के शासक ने गुरु गोविंद सिंह को बुलाया। किसको बुलाया, सिखों के गुरु गोविंद सिंह को बुलाया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इन्होंने इसको बुलाया तो यमुना तटस्थ पांवटा दुर्ग निर्माण करने के लिए भवन दे दिया। मतलब यहाँ पर क्या दे दिया, जमीन दी थी, वहां पर भवन बनाए करके। ठीक है, तो अब देखो सिरमौर राजा ने क्या किया, सिख गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर भूमि दिया भवन निर्माण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फतेहपति शाह को आ गया गुस्सा। क्या आ गया, फतेहपति शाह को आ गया गुस्सा। इसने सोचा कि मेरे खिलाफ क्या रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है सिरमौर राजा और जो सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह के मध्य। लेकिन असल में गुरु गोविंद सिंह का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर भी अंतोदगत्य आपका फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच, आपका फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों क्या हो गया, मध्य आपका पांवटा के समीप बघानी का युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया, युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम आपको याद रखना है बघानी का युद्ध। ठीक है, जिसे आप पांवटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में आपका क्या हुआ, ये युद्ध असल में संधि से समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फतेहपति शाह। आप अब लिखेंगे दोस्तों टॉप हेडिंग, उपेंद्र शाह 49वें नंबर का शासक। ठीक है दोस्तों, टिहरी राज अभिलेखाकार